उन्होंने कहा, अरे छोटी सिस्टर दीक्षित, तुम यहां क्या कर रही हो? वह भी टाइगर सन अकादमी के शिष्य थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस खूबसूरत लड़की अन्विका को पहचान लिया। अन्विका ने बिना जवाब दिए केवल सिर हिलाया। अरहान उसकी शख्सियत को जानता था और उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसकी निगाह शिवाय पर पड़ी और उसे तुरंत एक सिहरन महसूस हुई। वह बस थोड़ी देर से आया था, लेकिन दरवाजे पर अपने छोटे भाई से मिलने और घटना के बारे में जानने के बाद उसने तुरंत किसी को शिवाय की जांच करने का आदेश दिया। यह मुश्किल नहीं है। पंजीकरण के बाद आपकी जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी। सीमांत कस्बा के एक छोटे से परिवार का युवा मालिक दुबे परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि अन्विका को शिवाय में दिलचस्पी होगी, और अगर होती भी तो दीक्षित परिवार कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। यह दीक्षित परिवार के लिए शर्म की बात होती। इसलिए उन्हें अन्विका के शिवाय के पक्ष में खड़े होने से डर नहीं था, और इसके अलावा उनकी ताकत अन्विका से कहीं अधिक थी। बच्चे, मेरी सीट से हट जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। शिवाय के होठों पर अनायास ही एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप वाकई यह पद चाहते हैं? ये तो हमेशा से मेरी ही जगह रही है, अरहान ने ठंडे और अहंकारी लहजे में कहा। ठीक है, चूंकि तुम इसे इतना चाहते हो तो मैं यह तुम्हें दे देता हूं। शिवाय तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। पफ! वहां मौजूद लोग पहले और बाद के व्यवहार में इतना बड़ा अंतर देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पहले तो शिवाय राजकुमार के सामने रसायन शास्त्र और तलवारबाजी के माहिर शिष्यों को पीटने की हिम्मत रखता था, लेकिन अब वह डर कर पीछे हट गया। यह वाकई अविश्वसनीय था। उनकी हैरानी तो एक तरफ, अन्विका भी इस स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। उसकी नजर में शिवाय शांत जरूर था, लेकिन वह अत्यंत अभिमानी भी था। वह इस तरह समझौता कैसे कर सकता था? शिवाय के पीछे स्वर्गीय औषधि मंडप की वह विशाल शक्ति थी, जिसकी शाखाएं वर्षा साम्राज्य से लेकर उत्तरी निर्जन क्षेत्र के 9 राज्यों तक फैली थीं। मार्शल आर्ट के योद्धा औषधियों के बिना साधना नहीं कर सकते, और शिवाय उस शक्ति का केंद्र था। चक्रधर उसे गुरु समान मानते थे। यदि दुबे परिवार शिवाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वह पूरे परिवार को नष्ट करने की क्षमता रखता था। फिर वह पीछे क्यों हटा? तभी शिवाय ने आगे बढ़कर अन्विका का हाथ पकड़ लिया। उस बर्फीली सुंदरता के चेहरे पर तुरंत लाली छा गई। शिवाय उसे लेकर दूसरी मेज की ओर बढ़ गया। बस देखते रहो कि आगे क्या होता है, शिवाय ने उसके कान में फुसफुसाया। अन्विका ने संभलते हुए पूछा, कैसा तमाशा? शिवाय ने सामने की ओर इशारा किया। यह मत भूलो कि वह मशी नाम का आदमी अभी अभी अतिरिक्त सैनिक लेने गया है। क्या तुम अरहान को फंसा रहे हो? अन्विका को असलियत समझ आई। शिवाय मुस्कुराया। मैंने उससे पूछा था कि क्या उसे यह सीट चाहिए। उसने हाँ कहा। अब जो होगा उसमें मेरा क्या दोष? तभी अन्विका ने चिंतित होकर कहा, लेकिन अनिल प्रताप इतने लापरवाह तो नहीं होंगे? कल की हार से वह गुस्से में होंगे और मशी आग में घी डालने का काम करेगा। वैसे भी जब मैंने गुओं को पीटा था तब मैं चुप था। मुझे यकीन है कि वह बूढ़ा भी बिना सोचे समझे हमला करेगा, शिवाय ने आत्मविश्वास से कहा। उसे पता था कि अनिल प्रताप स्वीपिंग विंड स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग करते हैं, जो अधूरी है। शिवाय के पास उस तकनीक की पूरी जानकारी थी जिससे वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। दूसरी ओर अरहान बार बार मुड़कर शिवाय को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसने सोचा था कि शिवाय विरोध करेगा और उसे चोट पहुंचाने का बहाना मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद एक जाल में फंस चुका है। गुरुजी, यही है वो। तभी मशी की चीख गूंजी। वह हॉल के द्वार पर खड्डा अंदर की ओर इशारा कर रहा था। पलक झपकते ही धूसर चोगा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी पीठ पर तलवार थी, बिजली की गति से अरहान के पास पहुंचा और उसकी गर्दन दबोच ली। टकराना! झटका इतना जोरदार था कि मेज 2 टुकड़ों में टूट गई। खाना और पेय पदार्थ सीधे अरहान के चेहरे पर जा गिरे। अरहान को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हा हा हा, बहुत घमंडी बनते हो ना, अब भुगतो। मशी ने दौड़कर आते ही अरहान के नितंबों पर लातें मारनी शुरू कर दी।
अरहान दर्द और सदमे से चिल्लाया, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मशी को वह चेहरा अपरिचित लगा, पर उसने रुकने के बजाय मारना जारी रखा। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। सबको समझ आ गया था कि मशी और अनिल प्रताप ने गलती से अरहान को शिवाय समझकर निशाना बना लिया है। मशी ने जब अरहान का सूप से सन्ना चेहरा देखा तो ठिठक कर पूछा, तुम कौन हो? अरहान ने गुस्से में खून थूकते हुए दहाड़कर कहा, तुम मुझे जानते नहीं और फिर भी इतनी बेरहमी से मारा? तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। अनिल प्रताप भी चौंक गए और मशी से बोले, क्या यह वह व्यक्ति नहीं है? मशी झेंप गया और अरहान से पूछा, यहां पहले कौन बैठा था? अरहान को तुरंत समझ आ गया कि शिवाय ने उसे जानबूझकर वह सीट दी थी ताकि वह इन लोगों का क्रोध झेल सके। धिक्कार है तुम पर, छोटे शैतान! अरहान गुस्से में तिलमिला उठा। शिवाय ने उसे बुरी तरह धोखा दिया था। शिवाय? वह दहाड़ा, बाहर निकलो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शिवाय? यह नाम सुनते ही अनिल प्रताप के मन में जानलेवा गुस्सा भर आया। यह वही कनिष्ठ था जिसने उन्हें इतना बड़ा अपमान पहुंचाया था। एक चतुर व्यक्ति होने के नाते वह तुरंत समझ गए कि शिवाय ने उन्हें और अरहान को धोखा दिया है। अचानक हॉल में मौजूद सबकी निगाहें शिवाय की ओर मुड़ गईं। शिवाय शांति से बैठे थे। इतने सारे लोगों की घूरती निगाहों के बावजूद उनके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने शराब का एक घूंट लिया और अपनी पुरानी यादों में खो गए, जहां वह इससे कहीं श्रेष्ठ मदिरा का आनंद लिया करते थे। अरहान का फिलहाल मशी से हिसाब बराबर करने का कोई इरादा नहीं था। उसके सामने अनिल प्रताप खड़े थे, जो ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे और उनकी ताकत अरहान से कहीं अधिक थी। अरहान ने शिवाय की ओर देखा। गुस्से और अपमान के कारण उसका चेहरा सूप और खून से सना हुआ था, जिससे वह किसी हिंसक जानवर जैसा दिख रहा था। अरे, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। अरहान को आखिरकार समझ आया कि खेल क्या है और वह शिवाय की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, हा 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 हा। हॉल में कई लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाकई राजा के बेटे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यह अरहान तो बिल्कुल बुद्धू निकला। तुम्हारी तो हद ही हो गई, अनिल प्रताप ने ठंडे लहजे में कहा। उन्हें लगा कि यह युवक अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, तभी उनकी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। अनिल प्रताप की बात सुनकर अरहान चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अनिल प्रताप भी शिवाय को खत्म करना चाहते हैं। अनिल प्रताप भारी कदमों से शिवाय की ओर बढ़े। उनके हर कदम से हॉल का फर्श कांप रहा था, जो उनके तीव्र क्रोध को दर्शा रहा था। चौथे राजकुमार रेन कियोंगिये भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अन्विका तुरंत खड़ी हो गई और शिवाय के सामने सुरक्षात्मक मुद्रा में आ गई, लेकिन शिवाय ने उसे धीरे से पीछे धकेल दिया और शांत स्वर में कहा, चारों हवाएं उठती हैं, आकाश में बादल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बाघ और सारस जोड़े में प्रकट होते हैं, असीम का निर्माण करते हैं। अनिल प्रताप को जैसे बिजली का झटका लगा। वह एकदम रुक गए और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। यह क्लाउड स्वीपिंग स्वॉर्ड टेक्निक की 8वीं चाल का गुप्त मंत्र था। अनिल प्रताप ने यह अधूरी तकनीक एक प्राचीन मकबरे से सीखी थी। इसके पास केवल 7 चालें थीं और 8वीं का केवल एक धुंधला सा अंश। इसी अधूरी तकनीक के दम पर वह चक्रधर और भावेश जैसे दिग्गजों पर भारी पड्डी जितते थे। उन्हें हमेशा से बाकी की 2 चालें पाने का सपना था। तुम्हें यह कैसे पता? अनिल प्रताप ने कांपती आवाज में पूछा। बिल्कुल पता है, शिवाय ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। क्या तुम मुझे यह सिखाओगे? बूढ़े व्यक्ति की आंखों में अब लालच और उम्मीद थी। शिवाय मुस्कुराया। यह तो तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कोई भी औषधि या साधना संसाधन मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अनिल प्रताप का रवैया पल भर में बदल गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। मशी तो दंग रह गया कि उसके गुरु इस लड़के के सामने झुक क्यों रहे हैं। शिवाय ने अरहान, अहान और मशी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे ये तीनों पसंद नहीं है। समझ गया। अनिल प्रताप ने बिना देर किए मशी को दबोचा और अरहान भाइयों की ओर झपट पड़े। अपने ऊर्जा प्रवाह के एक ही धक्के से उन्होंने दोनों भाइयों को जमीन पर गिरा दिया और फिर उन तीनों पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। हॉल में मौजूद हर शख्स अचंभित था।
शिवाय ने केवल चंद शब्दों से अनिल प्रताप जैसे जिद्दी विशेषज्ञ को अपना गुलाम बना लिया था। नील के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। वह समझ गया था कि अगर शिवाय को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो अनिल प्रताप जैसा शक्तिशाली योद्धा भी उनके साथ होगा, जिससे सिंहासन की राह आसान हो जाएगी। तभी चक्रधर और भावेश हॉल में पहुंचे। उनके सामने का नजारा विचित्र था। अनिल प्रताप पागलों की तरह अपने ही शिष्य और दुबे भाइयों को पीट रहे थे, जबकि शिवाय आराम से बैठा भोजन और मदिरा का आनंद ले रहा था। यहां क्या हो रहा है? चक्रधर ने हैरान होकर पूछा। मशी और दुबे भाई अपमान और दर्द से तड़प रहे थे। मशी अपने गुरु के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था और दुबे भाई जानते थे कि अनिल प्रताप का ओहदा इतना ऊंचा है कि उनके परिवार के बड़े भी इस मामले में दखल नहीं देंगे। यानी वे बेवजह पीटे जा रहे थे। वे तीनों घृणा भरी नजरों से शिवाय को देख रहे थे। वे जानते थे कि इन सब के पीछे इसी लड़के का दिमाग है। मेरे युवा मित्र लिंग, क्या तुम ठीक हो? चक्रधर और भावेश दौड़कर शिवाय के पास आए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, शिवाय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहां मौजूद हर किसी ने मन ही मन यही सोचा। जिस तरह शिवाय ने दुबे भाइयों अनिल प्रताप और उसके शिष्य को अपने जाल में फंसाया था और अब अनिल प्रताप खुद उसके आदेशों का पालन कर रहा था, उसे देखकर किसी के भी होश उड़ना स्वाभाविक था। जब दो और गहन स्तर के रसायन शास्त्रियों को शिवाय के प्रति इतना विनम्र देखा गया तो सबकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर यह युवक है कौन? चौथे राजकुमार नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने निश्चय किया कि वह शिवाय को अपने खेमे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अगर तीन महान रसायन शास्त्री उसके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर मामूली लियू परिवार की क्या बिसात। ऊर्जा साम्राज्य का सिंहासन तो निश्चित रूप से उसका ही होगा। शिवाय वहां और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह उठकर चला गया। अनिल प्रताप बिना किसी संकोच के उसके पीछे पीछे स्वर्गीय औषधि मंडप तक आए। वह शिवाय से क्लाउड स्वीपिंग स्वॉर्ड टेक्निक के अंतिम दो रूपों के गुप्त मंत्र और चित्र पाना चाहते थे। चक्रधर और भावेश यह देखकर दंग थे कि शिवाय न केवल रसायन विद्या में निपुण है, बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी उसकी समझ इतनी असाधारण है कि वह अनिल प्रताप जैसे उस्ताद का मार्गदर्शन कर रहा है। शिवाय ने अपना वचन निभाया और मंडप लौटने के बाद अनिल प्रताप को तकनीक का 8वां रूप सौंप दिया। रही बात 9वीं चाल की, तो शिवाय उसे अब भी उजागर नहीं करना चाहता था। उसे अनिल प्रताप से सावधान रहना था। जब तक शिवाय खुद जीवन प्रवाह के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति उसे नहीं सौंपेगा। अनिल प्रताप भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए 8वें रूप का सूत्र पाकर उन्होंने विदाई ली। अपने कमरे में लौटकर शिवाय चयन की नींद सो गया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस रात उसके छोटे साथी ने कितना हंगामा मचाया था। हालांकि राजकुमार के भोज में शामिल लोग फालतू गपशप करने वाले नहीं थे, इसलिए शिवाय के बारे में यह खबर केवल एक खास समूह तक ही सीमित रही। अगली सुबह राजमहल से एक सेवक संदेश लेकर आया कि ऊर्जा राजा महादेव ने शिवाय को व्यक्तिगत भेंट के लिए आमंत्रित किया है। शिवाय ने अन्विका को अपने साथ आने से मना किया और अकेले ही महल की ओर चल दिया। राजा महादेव की आयु 60 वर्ष थी, लेकिन उनकी गहरी साधना के कारण वे एक शक्तिशाली और हट्टे कट्टे राजा प्रतीत होते थे। साधना का स्तर आत्मा सागर का 6ठा स्तर। शिवाय ने एक नजर में ही उनकी शक्ति को भांप लिया। प्रणाम महाराज। शिवाय ने शिष्टाचार के साथ सिर झुकाया। नहीं, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, राजा महादेव ने हंसते हुए कहा। आजकल के नौजवान वाकई अद्भुत हैं। इतनी कम उम्र में ऊर्जा संग्रहण का 4था स्तर और 3 महान कीमियागरों का साथ, ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ। शिवाय ने विनम्रता से उत्तर दिया। महाराज, मुझे रसायन विद्या की बस थोड़ी बहुत समझ है, शायद इसीलिए उन गुरुओं के साथ मेरे विचार मिलते हैं। राजा महादेव को उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं हुआ, पर उन्होंने इसका खुलासा भी नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अन्विका के बारे में पूछा और फिर अचानक विषय बदलते हुए एक गंभीर सवाल किया। मेरे दोनों बेटों में से तुम्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन अधिक योग्य लगता है?
शिवाय ने चालाकी से जवाब दिया, दोनों राजकुमारों के अपने गुण हैं और इसका सही उत्तर महाराज से बेहतर भला कौन जान सकता है। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर राजा महादेव प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी अविवाहित बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शिवाय ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं फिलहाल केवल मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और आने वाले कुछ वर्षों तक विवाह के बारे में नहीं सोचूंगा। राजा को थोड़ा खेद हुआ, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने शिवाय को वचन दिया कि भविष्य में किसी भी संकट के समय वह सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। जब शिवाय वापस लौटा तो चौथा राजकुमार नील वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। नील अब शिवाय को अपना अधीनस्थ बनाने के बजाय एक बराबरी के मित्र की तरह देख रहा था। दोनों के बीच सुखद बातचीत हुई और इस तरह एक और दिन बीत गया। आखिरकार ग्रैंड ऊर्जा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का मुख्य दिन आ गया। सबसे पहले लॉटरी निकाली गई। 50 वरीयता प्राप्त उम्मीदवारों को चुनने के बाद बाकी को टीमों में बांटा गया। शिवाय को वरीयता प्राप्त स्थान मिला, जिससे यह तय था कि शुरुआती दौर में उसका सामना किसी बहुत शक्तिशाली योद्धा से नहीं होगा। दूर से रियाद और उसके साथी शिवाय को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। अरे नहीं, मैं तो गया काम से। बिलवा ने आह भरते हुए कहा, मुझे 7वां समूह मिला है, जहां समीर है, श्रीराम शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जो पहले से ही ऊर्जा संग्रहण के 7वें स्तर पर है। सृष्टि ने भी चिंता जताई, क्योंकि उसके ग्रुप में खुद चौथे राजकुमार थे, लेकिन वे सब रियाद को लेकर उत्साहित थे। रियाद अब ऊर्जा संग्रहण के 3रे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया था, जो शिवाय की सुपर ऊर्जा गोलियों का कमाल था। शिवाय को भरोसा था कि रियाद अपनी तलवार की शक्ति के दम पर घेराबंदी तोड़ देगा। बाकी साथी ईर्ष्या और गर्व से उसे देख रहे थे, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वे रियाद जैसी तलवार की ऊर्जा पैदा नहीं कर पाए थे। दीपल कस्बे में हम खुद को काफी ताकतवर समझते थे, लेकिन यहां आने के बाद एहसास हुआ कि श्रीराम शहर सचमुच प्रतिभाओं का गढ़ है। जिन और लियू जैसे परिवार आसानी से 1 दर्जन से अधिक शीर्ष विशेषज्ञ पैदा कर सकते हैं। राणाए ने निराशा भरे स्वर में अपना सिर हिलाया। रियाद और सियाव दोनों ने एज्योर आत्म फल की मदद से ऊर्जा संग्रहण स्तर प्राप्त कर लिया था। हालांकि इस वर्ष की प्रतियोगिता में कई शक्तिशाली प्रतिभागी थे। ऊर्जा संग्रहण के 4थे स्तर या उससे ऊपर की शक्ति के बिना और रियाद जैसी तलवारबाजी की कला के बिना शीर्ष 50 में स्थान पाना लगभग असंभव था। भाई शिव, तुमने कौन सा समूह चुना? उन 5 ने उत्सुकता से शिवाय की ओर देखा। वे जानते थे कि शिवाय बेहद मजबूत है और अगर किस्मत ने साथ दिया तो शीर्ष 50 में उसकी जगह पक्की थी। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ग्रुप 40 का एक सदस्य हूं और मुझे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी चुना गया है। फफ! बिलवा और बाकी चारों के होश उड़ गए। वे शिवाय को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई अजूबा हो। कुछ ही महीने पहले यह व्यक्ति उन्हीं की तरह केवल देह शोधन स्तर पर था, लेकिन अब वह सीधे मुख्य मुकाबलों के लिए चुना गया। अरे कमीने, क्या तू सचमुच ऊर्जा संग्रहण दायरे के 4थे स्तर तक पहुंच गया है? रियाद ने मजाक में शिवाय की छाती पर घूंसा मारा। फिर उसने सोचा कि चूंकि शिवाय ने उसे 2 सुपर ऊर्जा गोलियां दी थीं, तो निश्चित रूप से शिवाय के पास खुद के लिए और भी अधिक शक्ति रही होगी। बिलवा ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, बीज खिलाड़ी बनने का मतलब है कि हमें शुरुआती कमजोर विरोधियों से नहीं लड़ना पड़ेगा। भाई शिव की तलवार की शक्ति के साथ हमारी जीत निश्चित है। दोपहर के भोजन के बाद सभी शहर के मुख्य अखाड़े की ओर बढ़े। अखाड़े की पीली रेत योद्धाओं और राक्षसों के खून से सनी हुई थी। आज टूर्नामेंट के कारण बाकी गतिविधियां स्थगित थीं और मैदान में 10 अखाड़े बनाए गए थे ताकि मुकाबले तेजी से पूरे हों। शिवाय ग्रुप 40 का वरीयता प्राप्त खिलाड़ी था, इसलिए वह 4थे दौर में उतरने वाला था। पहले दौर में 4थे राजकुमार नील, जो ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर पर थे, अरहान और वमित जैसे दिग्गजों ने आसानी से जीत हासिल की। वहीं राणाए और सियाव को हार का सामना करना पड़ा। तभी एक घमंडी आवाज सुनाई दी, हा, तुम जीतना चाहते हो? नामुमकिन। यह रमन था। वह अभी भी देह शोधन के
9वें स्तर पर ही था, फिर भी उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। भाई शिव एक शीर्ष स्तर के खिलाड़ी हैं, वह भला क्यों नहीं जीतेंगे? सृष्टि ने रमन से पूछा। क्योंकि ग्रुप 40 में मैं भी हूं, रमन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। बिल्वा और बाकी सब जोर से हंस पड़े। एक ऊर्जा संग्रहण स्तर पर था और दूसरा केवल देह शोधन पर। मुकाबला ही क्या था, लेकिन रमन के चेहरे की कुटिल मुस्कान कुछ और ही बयां कर रही थी। चौथा दौर शुरू होने वाला था। शिवाय के पिता शिवादित्य ने गर्व से उसके कंधे थपथपाए। अन्विका की आंखों में भी अटूट भरोसा था। शिवाय मंच पर पहुंचा, जहां रमन समेत लगभग 70 योद्धा खड़े थे। शुरू करो, रेफरी के आदेश देते ही रमन चिल्लाया, मेरे लिए रास्ता साफ करो। पलक झपकते ही लगभग 30 योद्धाओं ने तलवारें निकाल लीं और रमन के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बना ली। वे बाकी लोगों को खदेड़ने लगे। यह तो सरासर बेशर्मी है, सृष्टि और नीचे खड़े साथियों ने गालियां देनी शुरू कर दी। रमन ने पूरे समूह के मार्शल आर्टिस्टों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। यह 29 बनाम 1 का मुकाबला बन चुका था और उन 29 में से 14 योद्धा ऊर्जा संग्रहण दायरे में थे। दर्शकों में शोर मच गया, यह अन्याय है, नियमों का उल्लंघन है। लेकिन रेफरी ने ठंडी आवाज में सबको चुप करा दिया। नियमों में गठबंधन पर कोई रोक नहीं है। चींटियां भी हाथी को मार सकती हैं। दर्शकों के बीच कानाफूसी होने लगी। सबको लगा कि शिवाय अब बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि इतने सारे योद्धाओं का एक साथ सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। रमन का घमंडी चेहरा देखकर शिवाय के दोस्तों का खून खौल रहा था। चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो। भले ही कुमार परिवार बहुत बड़ा न हो, लेकिन रमन का बड़ा भाई लोकेश हमारे श्रीराम शहर का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली योद्धा है। पिछली मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में उसने चौथे राजकुमार नील को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया था। सुना है कि अब वह ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। क्या? ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र? क्या यह सच है? बिल्कुल, यह 100% सच है। मंच के नीचे हो रही इन चर्चाओं को सुनकर रमन और भी आत्मसंतुष्ट हो गया। उसे लगा कि उसके भाई के नाम का खौफ ही काफी है। उसने भीड़ को चुनौती देते हुए कहा, क्या हुआ? यकीन नहीं आता? हिम्मत है तो ऊपर आकर मुझे मारो। तुम सबके पास भी कोई ताकतवर बड़ा भाई है क्या? दर्शक गुस्से से उबल रहे थे, पर रमन की बेशर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने शिवाय की ओर इशारा करते हुए कहा, शिवाय, पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन इस बार मेरे पास योद्धाओं की फौज है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी घुटने टेक कर दया की भीख मांग लो, वरना मैं तुम्हें अधमरा कर दूंगा। शिवाय ने ठंडी नजरों से रमन को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, लगता है इस मस्खरे का प्रदर्शन अब रोकना ही होगा, वरना जनता का आक्रोश अखाड़े की मर्यादा को भंग कर देगा। शिवाय की बात सुनकर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। रमन गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, नीच कमीने, तुम्हारी यह हिम्मत! मारो इसे, खूब पीटो इसे। रमन के आदेश पर लगभग 20 योद्धा हथियार लहराते हुए शिवाय की ओर झपटे। अखाड़े की लड़ाई में हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति थी, जिससे माहौल और भी जानलेवा हो गया था। शिवाय ने अपनी तलवार तक नहीं निकाली, वह निहत्थे ही आगे बढ़ा। उसने लेपर्ड चार्ज फिस्ट का प्रहार किया। जोरदार धमाकों के साथ शिवाय भीड़ के बीच से निकला। यद्यपि उसकी साधना ऊर्जा संग्रहण के चौथे स्तर पर थी, लेकिन उसके पंच तत्व ऊर्जा कोर के विस्फोट ने उसे 8वें स्तर के साधक के बराबर शक्ति प्रदान की थी। एक एक मुक्के के प्रहार से वह योद्धाओं को हवा में उड़ाते हुए मंच से नीचे गिराने लगा। पलक झपकते ही मंच पर केवल रमन बचा था। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरान थे कि ऊर्जा संग्रहण के चौथे स्तर का योद्धा इतनी प्रचंड शक्ति कैसे दिखा सकता है। रमन का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, नहीं, यह असंभव है। रमन ने सोचा था कि वह टाइगर सन अकादमी में प्रवेश पाकर अपने भाई की मदद से आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका सारा सपना टूटता दिख रहा था। नीचे खड़े लोग अब रमन पर हूटिंग कर रहे थे। बुरी तरह डर चुके रमन ने आखिरी दांव खेलते हुए शिवाय को धमकी दी, अभी हार मान लो और यहां से चले जाओ, वरना मैं अपने भाई को तुम्हारे पास भेज दूंगा। शिवाय ने बिना कुछ कहे रमन के पेट में एक जोरदार लात मारी।
रमन दर्द से चिल्लाता हुआ सीधे मंच से नीचे जा गिरा। रेफरी ने घोषणा की, ग्रुप 40 से शिवाय विजेता है। रमन नीचे गिरकर भी चिल्ला रहा था, यह जगह मेरी है। रेफरी, अपना फैसला बदलो, वरना मेरा भाई तुम्हें जान से मार देगा। लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। भला एक साधारण देह शोधन स्तर का लड़का ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र के विशेषज्ञ को धमकी कैसे दे सकता था? रेफरी ने हाथ के एक ही झटके से अपनी ऊर्जा शक्ति प्रकट की और रमन को हवा में उड़ाते हुए अखाड़े से दूर फेंक दिया। ऊर्जा शक्ति को इस तरह प्रकट करना ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र के योद्धा की पहचान थी। स्टैंड पर बैठे श्रीराम शहर के गणमान्य लोग शिवादित्य को बधाई देने लगे। शिवादित्य का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने विनम्रता दिखाते हुए कहा, यह तो बस इसकी किस्मत है कि इसे टाइगर सन अकादमी में दाखिला मिल गया। पर उनके चेहरे की मुस्कान उनकी खुशी को साफ जाहिर कर रही थी। किसी ने कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। 17 साल की उम्र में ही यह उपलब्धि बड़ी बात है। हो सकता है अगली बार आपका बेटा शीर्ष 10 में हो। उन्हें नहीं पता था कि शिवाय का लक्ष्य इसी बार प्रथम स्थान हासिल करना था। जैसे ही शिवाय नीचे उतरा, सबने उसे घेर लिया। रियाद भी शीर्ष 50 में जगह बना चुका था और उसकी तलवार ऊर्जा ने सबको प्रभावित किया था। रिया परिवार अपने बेटे की जीत का जश्न मनाने में व्यस्त था। अगले दिन शीर्ष 50 में से अंतिम 10 विजेताओं को चुनने के लिए महामुकाबला शुरू होना था। शिवादित्य, शिवाय और अन्विका के साथ अखाड़े लौटे, जबकि चक्रधर और भावेश अपनी औषधियां बनाने में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके। भाई शिव! रियाद तेजी से चलकर उनके पास आया और गर्व से उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। उसने सामने खड़े चौथे राजकुमार नील, वमित और अन्य दिग्गजों को विस्मय भरी नजरों से देखा। ये वे योद्धा थे जिन्हें वह अब तक केवल अपना आदर्श मानता था, पर आज उसे उनके साथ एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला था। झिझको मत, तुमने तलवार की ऊर्जा में महारत हासिल की है। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां इन सब से कहीं अधिक होंगी। शिवाय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका उत्साह बढ़ाया। जी, रियाद ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसे पता था कि इन दिग्गजों से उसका एकमात्र अंतर केवल साधना का स्तर था, जिसे वह अपनी मेहनत और तलवार की शक्ति से जल्द ही पाट लेगा। तभी चौथे राजकुमार और अन्य प्रमुख योद्धाओं ने शिवाय को पास आते देखा और झुककर उसका अभिवादन किया। यह देखकर रियाद का मुंह खुला का खुला रह गया। शिवाय की लोकप्रियता का आलम यह था कि राजकुमार खुद उसकी चापलूसी कर रहे थे। आखिर शिवाय के पीछे 3 महान गहन स्तर के कीमियागरों की शक्ति जो थी, जो उसे राजा से भी अधिक प्रभावशाली बनाती थी। शीर्ष 10 का महामुकाबला अब शुरू होता है। मुख्य प्रबंधक की गरजती हुई आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। वह दिखने में वृद्ध थे, पर उनकी आवाज में गजब की शक्ति थी। नियम स्पष्ट हैं, यहां 10 अखाड़े हैं। आप किसी भी अखाड़े पर जाकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। यदि वहां कोई नहीं है तो आप विजेता हैं। यदि कोई पहले से मौजूद है तो आपको उसे चुनौती देनी होगी। हर योद्धा को चुनौती देने का केवल एक मौका मिलेगा। सूर्यास्त के समय जो 10 लोग अखाड़ों पर टिके रहेंगे, वही विजेता माने जाएंगे। नियम सुनते ही चौथे राजकुमार नील ने एक जोरदार छलांग लगाई और पहले अखाड़े पर कब्जा कर लिया। वमित दूसरे पर पहुंची और देखते ही देखते अरहान, निहाल और कविश जैसे योद्धाओं ने 7 अखाड़ों को अपने अधिकार में ले लिया। शिवाय ने भी कदम आगे बढ़ाए। रियाद ने तुरंत सलाह दी, भाई शिव, दोपहर तक इंतजार करते हैं, तब तक कई लोग थक चुके होंगे और जीतना आसान होगा। शिवाय ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, यहां ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। यह कहकर उसने 8वें अखाड़े पर छलांग लगा दी। 9वें और 10वें अखाड़े भी तुरंत भर गए। हैरानी की बात यह थी कि 10वें और 9वें अखाड़े पर चुनौतियां शुरू हो गईं, लेकिन शिवाय की ओर किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। सब जानते थे कि ऊर्जा संग्रहण के चौथे स्तर पर होने के बावजूद शिवाय को चुनौती देने का मतलब था 3 महान कीमियागरों से दुश्मनी मोल लेना। कोई भी मूर्ख ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी एक युवक शिवाय के अखाड़े पर कूद पड़ा। उसका नाम जियान था। वह हाल ही में उभरा हुआ एक नया सितारा था, जिसे न तो राजकुमार के भोज का निमंत्रण मिला था
और न ही वह शिवाय की पृष्ठभूमि से वाकिफ था। मेरा नाम जियान है, इसे याद रखना, क्योंकि जल्द ही पूरी दुनिया इस नाम को जानेगी, उसने अहंकार से कहा। जियान की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी और उसकी साधना ऊर्जा संग्रहण के 6ठे स्तर पर थी। महज 2 वर्षों में उसने अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाया था, जिससे वह आत्ममुग्ध हो गया था। शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो, मैं भी बोर हो रहा था, थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेता हूं। बेशर्म, जियान चिल्लाया। उसकी कमर से बंधी लंबी तलवार एक झनझनाहट के साथ बाहर निकली और ठंडी रोशनी की डरावनी लकीर बनकर शिवाय की ओर बढ़ी। जियान का वार क्रूर और बेहद तेज था। शिवाय ने अपनी तलवार निकाली। एक तीखी आवाज के साथ तलवार की नोक जियान के ब्लेड से टकराई। चिंगारियां उड़ीं और शिवाय ने बड़ी आसानी से उस वार की पूरी ताकत को बेअसर कर दिया। जियान की तलवार शिवाय की पसलियों के पास आकर रुक गई, पर उसकी गति खत्म हो चुकी थी। कुछ हुनर तो है तुम में, जियान ने चिढ़कर कहा, लेकिन मेरे सामने यह सब व्यर्थ है। मैं दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूं। तुम जैसे लोग मेरी तरक्की की बस एक सीढ़ी हो, जिन्हें मैं कुचलकर आगे बढ़ जाऊंगा। उसने दोबारा हमला किया। तलवार की चमक और उसकी सरसराहट अखाड़े में गूंजने लगी। जियान अपनी पूरी ताकत से शिवाय पर टूट पड़ा। दर्शक स्तब्ध रह गए। उन्होंने कई अहंकारी योद्धा देखे थे, लेकिन जियान केवल अहंकारी ही नहीं, बल्कि इतना अभिमानी था कि उसे अपनी सीमाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं था। शिवाय ने बड़ी लापरवाही से उसके वारों को रोका। चूंकि अखाड़े की यह जंग सूर्यास्त तक चलनी थी, इसलिए उसे जियान को जल्दी हराने की कोई जल्दी नहीं थी। जियान चिल्लाया और अपनी सारी चालें चल दीं। देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो वही शिवाय पर हावी है। जियान ने भी मान लिया कि यही होना था। आखिर उसका प्रतिद्वंद्वी उससे 2 स्तर नीचे केवल ऊर्जा संग्रहण के 4थे स्तर पर था। भला वह उसका मुकाबला कैसे करता? हा, बुरा नहीं, मैं मानता हूं कि तुम काफी अच्छे हो, लेकिन अभी तक मैं बस खेल रहा था, अब मुझे गंभीर होना पड़ेगा। जियान हंसा, जिससे दर्शकों को वह और भी बड़ा मूर्ख लगा। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया, जिससे तलवार की ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। अखाड़े में चारों ओर फुसफुसाहट गूंज उठी। तलवार ऊर्जा! अविश्वसनीय! मुझे इस घमंडी लड़के से इतनी काबिलियत की उम्मीद नहीं थी। अब शायद शिवाय उसे रोक नहीं पाएगा। इस पीढ़ी के युवाओं में से 10 से भी कम योद्धाओं ने ऊर्जा में महारत हासिल की थी। जियान का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ तलवार ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूं। शिवाय ने निराशा से अपना सिर हिलाया और पूछा, सिर्फ ऊर्जा की एक ही धार? क्या तुम्हें एक धार काफी नहीं लग रही? जियान बुरी तरह नाराज हो गया। उसे लगा था कि ऊर्जा की धार देखते ही शिवाय डर से कांपने लगेगा। यह तुम्हें 100 बार हराने के लिए काफी है। वह दहाड़ा और अपनी तलवार से विनाशकारी शक्ति का सैलाब ले आया। शिवाय मुस्कुराया और बड़ी सरलता से अपनी तलवार से वार किया। उसके वार के साथ ही तलवार की ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट हुआ। पफ! दर्शक दीर्घा में बैठे लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। जियान की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। क्या तुम्हारे पास भी तलवार की शक्ति है? क्या यह इतना अजीब है? शिवाय ने शांत भाव से पूछा। तुम्हारे पास शक्ति है तो क्या हुआ? तुम कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जियान ने अपनी पहाड़ तोड़ने वाली कृपाण तकनीक का आह्वान किया। उसने एक ऐसा वार किया जिससे अजगर जैसी भयानक आभा निकली। शिवाय ने बिजली की गति से अपनी तलवार तिरछी घुमाई। टकराना! दोनों की ऊर्जा आपस में टकराई और एक चकाचौंध भरी रोशनी पैदा हुई। जियान की कृपाण ऊर्जा पल भर में चकनाचूर हो गई और शिवाय की तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह जियान की छाती पर जा लगी। जियान खून की उल्टियां करता हुआ और दर्द से चीखता हुआ सीधे मंच से नीचे जा गिरा। सब हैरान थे। दोनों के पास ऊर्जा थी, फिर शक्ति में इतना बड़ा अंतर कैसे? जानकार समझ गए कि शिवाय की तलवार की ऊर्जा अत्यंत दबंग और उच्च श्रेणी की थी। चौथे राजकुमार नील और वमित भी इस आक्रमण शक्ति को देखकर चौंक गए। इस जीत ने शिवाय की छवि बदल दी।
अब सब जानते थे कि वह केवल कीमियागरों के समर्थन के दम पर यहां नहीं है, बल्कि वह खुद एक भयानक योद्धा है। सूर्यास्त तक शीर्ष 10 का निर्धारण हो चुका था। इसमें कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। रियाद ने पूरी ताकत लगाई, पर उसकी कम साधना स्तर आड़े आ गई और वह बाहर हो गया। शिवादित्य एक बार फिर भीड़ से घिर गए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था कि उसने शीर्ष 10 में जगह बनाई। अब बस एक और कदम और डार्क मून ग्रास शिवाय के हाथ में होगी। उस रात और कुछ नहीं कहा गया और महान ऊर्जा राजवंश की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अगले दिन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। यह अंतिम दिन था। आज ही विजेता का फैसला होना था। क्या शिवाय सचमुच प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएगा? शिवादित्य के मन में आशा और चिंता का द्वंद्व चल रहा था। सच तो यह था कि प्रतियोगिता की शुरुआत में उन्हें केवल उसके शीर्ष 50 में आने की उम्मीद थी, लेकिन कल की सफलता ने उनकी महत्वाकांक्षा को पंख दे दिए थे। फिर भी सामने चौथे राजकुमार नील व मित और अरहान जैसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे, जिनके सामने ऊर्जा संग्रहण का चौथा स्तर बहुत छोटा लग रहा था। अन्विका ने शिवादित्य की घबराहट देख मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, निश्चिंत रहिए। शिवाय ने अगर कहा है कि वह प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, तो वह निश्चित रूप से करेगा। अन्विका का यह अडिग विश्वास देख शिवादित्य दंग रह गए। उन्हें लगा कि उनके बेटे को वाकई एक अद्भुत जीवन संगिनी मिल गई है। तभी मुख्य व्यवस्थापक की आवाज गूंजी, आज की प्रतियोगिता के नियम सुने। आप कल की रैंकिंग के अनुसार 10 अखाड़ों में खड़े होंगे। निचले क्रम के योद्धा ऊपर वालों को चुनौती दे सकते हैं। यदि आप जीतते हैं तो आप उनका स्थान ले लेंगे। हारने पर आप केवल अपने स्थान का बचाव कर पाएंगे। सूर्यास्त के समय जो जहां होगा वही उसकी अंतिम रैंकिंग मानी जाएगी। नियम घोषित होते ही वमित ने फुर्ती से पहले अखाड़े की ओर छलांग लगाई और गर्जना की, चौथे राजकुमार, मैं आपको चुनौती देता हूं। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारी स्वर्गीय मूल हाथ तकनीक कितनी विकसित हुई है। नील हंसते हुए अखाड़े में उतरे। दोनों ही ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर पर थे, लेकिन नील के पास राजधानी के कठोर प्रशिक्षण का अनुभव था। नील ने अपनी सम्राट की मुट्ठी तकनीक का प्रदर्शन किया। हर मुक्के के साथ एक शाही आभा और प्रचंड ऊर्जा गूंज रही थी। यह तकनीक स्वयं वर्तमान सम्राट द्वारा सिखाई गई थी, जो दिव्य मंच क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। नील के मुक्कों की मार इतनी जबरदस्त थी कि वमित कदम दर कदम पीछे हटने लगा। मेरी सम्राट की मुट्ठी का प्रहार झेलो! नील दहाड़ा। उनकी मुट्ठियों के चारों ओर ऊर्जा का एक दृश्य प्रवाह दिखाई दे रहा था। वमित बुरी तरह पराजित हुआ और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने उदास होकर हार स्वीकार कर ली। नील ने उदारता दिखाते हुए उसे भविष्य में साथ मिलकर आगे बढ़ने का निमंत्रण दिया। लड़ाई का सिलसिला आगे बढ़ा। अब निहाल ने तीसरे अखाड़े पर खड़े अरहान को चुनौती दी। अरहान ने सहजता से हाथ पीछे रखते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें कुछ सुझाव देता हूं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। निहाल मात्र 17 वर्ष का था और ऊर्जा संग्रहण के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था। उसका हर वार विनाशकारी था, लेकिन अरहान ने एक ही हाथ से उसके सभी हमलों को बेकार कर दिया। हुयांग अकादमी का अनुशासन अरहान के हर दांव में झलक रहा था। भीड़ में कानाफूसी होने लगी कि इस बार प्रथम स्थान के लिए असली टक्कर अरहान और चौथे राजकुमार के बीच ही होगी। यह सुनकर निहाल ने अपनी पीठ से एक काली रहस्यमयी छड़ी निकाली, जो मुड़ने पर 2 मीटर लंबी हो गई। क्या यह वही कातिल डंडा पो है जिसे किसी महान विशेषज्ञ ने अपनी ऊर्जा शक्ति से परिष्कृत किया है? अरहान ने गंभीर होते हुए पूछा। बिल्कुल, यही मेरा ब्रह्मास्त्र है। निहाल ने डंडे को हवा में घुमाया, जिससे एक भयानक और भारी आभा निकलने लगी। अरहान अब सतर्क हो गए थे। यह गंभीरता निहाल के लिए नहीं, बल्कि उस घातक हथियार के लिए थी। यहां तक कि दूर खड़े शिवाय ने भी उस डंडे को देखकर सावधानी बरती। जब कोई योद्धा आत्मा सागर क्षेत्र तक पहुंच जाता है, तो वह अपने हथियारों को अपनी ऊर्जा से इतना शक्तिशाली बना सकता है कि वे अपने से कई गुना बड़े योद्धा का भी अंत कर सकें। अखाड़े में तनाव अब अपने चरम पर था। काश
मुझे अपने पिछले जन्म की क्लाउड ड्रैगन स्वॉर्ड मिल जाती तो मैं सिर्फ उस तलवार से पूरे वर्षा राज्य में तबाही मचा देता। शिवाय ने मन ही मन सोचा, लेकिन तुरंत ही हंस पड़ा। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह उस तलवार की 100 मीटर की मारक क्षमता के करीब भी नहीं पहुंच सकता था, वरना किसी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति के झटके से वह खुद ही दूर जा गिरता। हालांकि अगर मुझे अभी वह तलवार मिल भी जाए तो भी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, वरना खुद को शून्य से मजबूत बनाने का मेरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। जब वह आत्ममंथन कर रहा था, उसी समय निहाल और अरहान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। कातिल डंडा वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण होते ही उस पर बने प्राचीन चिन्ह चमक उठे। हालांकि कायदे से इन चिन्हों को पूरी लाठी पर फैल जाना चाहिए था, लेकिन इस समय केवल कुछ ही हिस्से चमक रहे थे। इस आध्यात्मिक हथियार की मदद से निहाल ने पल भर में युद्ध का रुख पलट दिया, जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए। एक महान विशेषज्ञ के हथियार से यही उम्मीद थी। भीड़ में चर्चा होने लगी। लोग जानते थे कि ऐसे आध्यात्मिक हथियार केवल आत्मा सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ ही बना सकते हैं और इसे तैयार करने में कम से कम 20 वर्षों का समय लगता है। शिवाय ने गौर किया कि यह डंडा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसके आध्यात्मिक चिन्ह मिट चुके थे और इसकी मूल शक्ति अब पहले की तुलना में 100वें हिस्से से भी कम रह गई थी। फिर भी श्रीराम शहर जैसी जगह में यह टूटी हुई कलाकृति भी सनसनी मचाने के लिए काफी थी। सैकड़ों दौर की भयंकर लड़ाई के बाद अरहान ने अपने समृद्ध अनुभव के बल पर जीत हासिल की। निहाल को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा, जिससे वह काफी असंतुष्ट दिखा। अरहान की प्रतिष्ठा अब और बढ़ गई थी, क्योंकि उसने एक आध्यात्मिक हथियार के खिलाफ भी जीत दर्ज की थी। अब सबकी नजरें अरहान और चौथे राजकुमार नील की संभावित भिड़ंत पर टिकी थीं। शिवाय अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। उसे शीर्ष स्थान तक पहुंचने के लिए जल्दी करनी थी। उसने 7वें अखाड़े के योद्धा तनिष को चुनौती दी। तनिष एक लंबा और आकर्षक युवक था जो ऊर्जा संग्रहण के 7वें स्तर पर था। मेरा नाम तनिष है, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं भाई शिव, तनिष ने झुककर कहा। दोनों के बीच तलवारों की टक्कर हुई। शिवाय ऊर्जा संग्रहण के चौथे स्तर पर था, लेकिन पंच तत्व ऊर्जा कोर के कारण उसकी शक्ति 8वें स्तर के बराबर थी। तनिष ने महसूस किया कि शिवाय की ताकत और तकनीक उससे कहीं बेहतर है। उसने सोचा कि शिवाय के पीछे 3 महान कीमियागर खड़े हैं और उसके जीतने की कोई संभावना भी नहीं है, तो क्यों ना एहसान कर दिया जाए। तनिष अचानक पीछे हटा और बोला, मैं भाई शिव का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं हार स्वीकार करता हूं। शिवाय समझ गया कि तनिष जानबूझकर उसे रास्ता दे रहा है। उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार किया और अपनी रैंकिंग 7वीं कर ली। बिना विश्राम किए शिवाय ने तुरंत 6ठे अखाड़े के विजेता कविश को चुनौती दी। कविश ऊर्जा संग्रहण के 8वें स्तर पर था और 12 फुट लंबे लोहे के भाले का उपयोग कर रहा था। भाई शिव, कृपया, कविश ने विनम्रता से कहा। शिवाय के रसूख के कारण उसने अपना अहंकार त्याग दिया था। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। कविश ने अपने भाले से 2 प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह दाग दिया, जिसे देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। 18 साल की उम्र में 2 तरह की ऊर्जा का होना असाधारण प्रतिभा का संकेत था। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी तलवार लहराई और बदले में 2 तलवार ऊर्जा मुक्त की। फफ! भीड़ एक बार फिर स्तब्ध रह गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या शिवाय ने सचमुच दूसरी तलवार की आभा विकसित कर ली थी? श्रीराम शहर के अखाड़े में आज एक के बाद एक चमत्कार हो रहे थे। कविश भी बहुत आश्चर्यचकित था। उसने वास्तव में प्रथम तलवार ऊर्जा का अभ्यास किया था, लेकिन द्वितीय ऊर्जा तब उत्पन्न हुई जब वह एक प्राचीन मकबरे में भटक गया था। वहां एक रहस्यमयी पत्थर को छूते ही वह बेहोश हो गया और उसने कई ऐसी यादें देखीं जो उसकी अपनी नहीं थीं। उसी के बाद से उसने द्वितीय भाला ऊर्जा सीखी। क्या शिवाय को भी ऐसा ही कोई दिव्य अवसर मिला होगा? 17 वर्ष की आयु में 2 तलवार ऊर्जाओं का अभ्यास करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कविश के लगातार हमले बेअसर साबित हुए और वह निराश होने लगा। तनिष के समर्पण को याद करते हुए उसने सोचा,
इस आदमी के पीछे 3 गहन स्तर के कीमियागर हैं और मैं चौथे राजकुमार का मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकता, तो छठे और 7वें स्थान में क्या फर्क है? क्यों न मैं शिवाय का भला कर दूं? यह सोचकर वह रुक गया और बोला, भाई शिव की शक्ति असाधारण है, मैं हार स्वीकार करता हूं। दर्शक फिर से सन्न रह गए। आखिर हर कोई शिवाय के सामने घुटने क्यों टेक रहा था? जो लोग चौथे राजकुमार के भोज में नहीं थे, उनके लिए यह पहेली थी। हालांकि शिवाय ने 2 तलवार ऊर्जाएं प्रकट की थीं, जो उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण थीं। कवि 7वें अखाड़े में चला गया और शिवाय छठे अखाड़े का स्वामी बन गया। तभी अरहान ने वमित को चुनौती दी और मात्र 10 चालों में उसे हराकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इसके बाद अरहान सीधे चौथे राजकुमार नील से टकराया। शिवाय को उनकी लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ा आराम करने के बाद वह 5वें अखाड़े की ओर बढ़ा, जहां रेहान विजेता था। चूंकि सबका ध्यान नील और अरहान के महामुकाबले पर था, इसीलिए केवल शिवादित्य, अन्विका और कुछ खास लोगों की नजरें ही शिवाय पर थीं। रेहान ने भी शिवाय के पीछे खड़े 3 कीमियागरों के रसूख को देखते हुए विनम्रता दिखाई। शिवाय ने अपनी 2 तलवार ऊर्जाएं छोड़ी और कुछ ही दौर की लड़ाई के बाद रेहान ने भी यह सोचकर हार मान ली कि शिवाय पर एहसान करना उसके भविष्य के लिए बेहतर होगा। अब शिवाय की रैंकिंग 5वीं हो गई थी। शिवादित्य का उत्साह 7वें आसमान पर था। अगर शिवाय निहाल को हरा देता तो वह शीर्ष 3 में पहुंच जाता। उधर नील और अरहान के बीच भयंकर युद्ध जारी था। दोनों ऊर्जा के 3-3 मार्ग धारण किए हुए थे और राजाओं की तरह लड़ रहे थे। तभी शिवाय ने चौथे अखाड़े के स्वामी निहाल को चुनौती दी। निहाल, जो एक युवा संप्रदाय नेता थे, शिवाय के प्रति बेहद सम्मानित दिखे। भाई शिव बहुत शक्तिशाली हैं, अगर मैं पूरी ताकत से नहीं लड़ा तो यह उनका अपमान होगा, निहाल ने अपना कातिल डंडा लहराते हुए कहा। हाँ, तो मुझे भी इस आध्यात्मिक हथियार का अनुभव लेने दें। शिवाय ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार संभाली। निहाल के काले डंडे पर 7 प्रतीक चमक उठे और एक खौफनाक काली खोपड़ी का आधा हिस्सा शिवाय की ओर झपटा। यह खोपड़ी साधारण योद्धाओं की आत्मा को झकझोरने के लिए काफी थी, लेकिन शिवाय की सुप्त दैवीय चेतना के सामने यह तुच्छ थी। शिवाय ने अपनी बिजली की गति वाली तलवार तकनीक का प्रयोग किया। तलवार और डंडे की टक्कर से चिंगारियां उठ रही थीं। देखो, शिवाय निहाल से बराबरी की टक्कर ले रहा है। भीड़ अब नील और अरहान की लड़ाई छोड़ शिवाय के अखाड़े की ओर खिंची चली आई। लोग दंग थे कि ऊर्जा संग्रहण के चौथे स्तर का लड़का निहाल जैसे योद्धा को कैसे दबा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि शिवाय ने अभी अपनी 4 तलवार ऊर्जाओं और लोन वुल्फ रक्त रेखा का उपयोग भी नहीं किया था। निहाल ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक लाठी शिवाय पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। उसने सोचा, मुझसे पहले वाले योद्धाओं ने शिवाय पर एहसान किया है, अगर मैं अड़ गया तो शायद वह मुझसे नाराज हो जाए। वैसे भी मुझे प्रथम स्थान तो मिलना नहीं है। निहाल ने अपनी लाठी समेटी और पीछे हटते हुए कहा, भाई शिव, आपकी शक्ति अद्भुत है, मैं हार स्वीकार करता हूं। पूरा अखाड़ा चिल्ला उठा, धिक्कार है, तुम सब लड़ना क्यों छोड़ रहे हो? शिवाय अब चौथे अखाड़े का विजेता बन चुका था। उसके सामने अब केवल 3 योद्धा बचे थे। बिना समय गंवाए शिवाय ने तीसरे अखाड़े की स्वामिनी वमित को चुनौती दी। भाई शिव, आपकी लगातार जीतों के लिए बधाई, वमित ने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन मैं आपके सम्मान में अपनी पूरी शक्ति से लड़ूंगी। अवश्य, शिवाय ने तलवार से इशारा किया। वमित ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी स्वर्गीय मूल हाथ तकनीक से शिवाय पर प्रचंड प्रहार कर दिया। हालांकि वमित के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन अपनी मार्शल आर्ट के अभ्यास से वह जब भी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती, उसके हाथ पत्थर की तरह कठोर हो जाते थे। शिवाय के हाथ में मौजूद साधारण लोहे की तलवार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तलवार वमित के सख्त हाथों से टकराई और अखाड़े में चिंगारियां फूटने लगीं। वमित ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर पर थी और उसकी शक्ति निहाल और शिवाय से कहीं अधिक थी। लगातार होते प्रहारों से शिवाय की कलाइयां सुन्न होने लगी थीं, लेकिन अमर दिव्य शास्त्र के अभ्यास के कारण उसका शरीर सूखे काठ की तरह अडिग था, जिस पर इन झटकों का कोई असर नहीं हुआ।
शिवाय ने अपनी बिजली तलवार तकनीक का वेग बढ़ाया और 2 तलवार ऊर्जाएं प्रवाहित की, लेकिन वमित का स्वर्गीय मूल हाथ एक उच्च श्रेणी का कौशल था। वमित की 3 ऊर्जा धाराओं और अनुभवी प्रहारों के आगे शिवाय धीरे धीरे पिछड़ने लगा। यह क्या हो रहा है? शिवाय ने निहाल को हरा दिया था, फिर वमित के सामने वह कमजोर क्यों पड्डीएच रहा है? दर्शक असमंजस में थे। शिवादित्य भी चिंतित हो उठे कि उनका बेटा पीछे क्यों रह गया है। शिवाय के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि अब अपनी असली क्षमता दिखाने का समय है। उसने अपनी तलवार को एक विशेष कोण पर झटका दिया और अचानक 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 तलवार ऊर्जाएं एक साथ प्रकट हुईं। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। 4 तलवार ऊर्जाएं। इसका अर्थ था कि वह अपनी पीढ़ी का राजा बन चुका था, जो किसी विशेष क्षेत्र में अजेय माना जाता है। 17 साल की उम्र में यह उपलब्धि एक चमत्कार थी। शाबाश! शिवादित्य ने खुशी में अपनी जांघ पर जोर से थपकी मारी। इस बदमाश ने अपने पिता से भी यह राज छुपा कर रखा। अन्विका बस मुस्कुराती रही। वह जानती थी कि शिवाय ने देह शोधन के स्तर पर ही इसमें महारत हासिल कर ली थी। ग्रैंड ऊर्जा शहर के इतिहास में ऐसा प्रतिभाशाली योद्धा पहले कभी नहीं देखा गया था। नील और अरहान का महामुकाबला भी अब इस दृश्य के सामने फीका पड़ गया था। वमित के चेहरे पर कड़वाहट और विस्मय के भाव थे। उसने 3 साल कड़ी मेहनत की थी, पर 4 तलवार ऊर्जाओं के सामने वह खुद को बौना महसूस करने लगी। इसके पीछे 3 महान कीमियागर हैं और इसके पास 4 तलवार ऊर्जाएं भी हैं। वमित ने मन ही मन सोचा, बाकी सबने इसके लिए रास्ता छोड़ा है, तो मैं ही क्यों पीछे रहूं। वह तुरंत पीछे की ओर उछली और हाथ जोड़कर बोली, भाई शिव, आप वाकई एक विलक्षण प्रतिभा हैं। 17 साल की उम्र में 4 तलवार ऊर्जाएं। मैं आपका सम्मान करती हूं और अपनी हार स्वीकार करती हूं। दर्शक थोड़े निराश हुए कि उन्हें एक पूर्ण युद्ध देखने को नहीं मिला, लेकिन वमित का समर्पण तर्कसंगत था। शिवाय अब तीसरे अखाड़े का स्वामी बन चुका था। अब सबका ध्यान फिर से नील और अरहान के द्वंद्व पर गया। जब राजकुमार नील ने सम्राट की मुट्ठी तकनीक का उपयोग किया, तो अरहान रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। इस तकनीक में शाही सत्ता का रोब और प्रचंड शक्ति थी, जिसे केवल नील जैसा राजकुमार ही पूर्ण रूप से प्रकट कर सकता था। शिवाय ने गौर किया कि नील की यह शाही शक्ति 4 तलवार ऊर्जाओं के प्रभाव के बराबर थी, जो उसे अपनी उम्र के योद्धाओं में श्रेष्ठ बनाती थी। शिवाय ने मन ही मन सोचा, यह शाही शक्ति साधना में सहायक तो है, पर मार्शल आर्ट में सर्वोच्च शिखर शिन तक पहुंचने के लिए केवल स्वयं की साधना ही काम आती है। अखाड़े में अब अंतिम फैसले की घड़ी नजदीक थी। शिवाय ने मन ही मन विचार किया कि ऊर्जा संग्रहण के स्तर पर राष्ट्र की शक्ति का अंश मात्र जुटा लेना भी युद्ध क्षमता को असाधारण बना देता है। नील की शक्ति अब आधे चरण के आत्मा सागर के करीब पहुंच रही थी। शिवाय को लगा कि शायद अन्विका भी फिलहाल उसका मुकाबला न कर पाए, क्योंकि वह अभी अपनी दूसरी तलवार ऊर्जा के स्तर पर थी और एक राजा की शक्ति से टकराना उसके लिए कठिन था। शिवाय ने अपनी रणनीति तय की। अपनी शक्ति को ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर तक ले जाने के लिए वह लोन वुल्फ रक्त का उपयोग करेगा। अमर दिव्य शास्त्र की पुनरुद्धार क्षमता उसका असली त्रुप का पत्ता थी, जिसे वह केवल आपातकाल के लिए बचाकर रखना चाहता था। उसके वर्तमान शुष्क काष्ठ शरीर की रक्षा प्रणाली इतनी अभेद्य थी कि ऊर्जा संग्रहण का कोई भी योद्धा उसे आसानी से भेद नहीं सकता था। जैसे जैसे वह विचार कर रहा था, नील और अरहान के बीच का युद्ध अपने अंत की ओर पहुंच गया। सम्राट की मुट्ठी तकनीक ने नील को एक अजेय सम्राट जैसी आभा और शक्ति प्रदान कर दी थी, जिसके सामने अरहान पूरी तरह दब गया था। जब तक अरहान अपनी 4 ऊर्जा धाराओं का अभ्यास नहीं कर लेता, वह नील की बराबरी नहीं कर सकता था। नील के 11वें मुक्के के प्रचंड प्रहार से अरहान अंततः हवा में उछला और खून की उल्टियां करता हुआ घुटनों के बल जा गिरा। वह इतना अशक्त हो चुका था कि अब और लड़ना उसके बस में नहीं था। मैं हार स्वीकार करता हूं, अरहान ने भारी मन से कहा। वह जानता था कि वह अपनी प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि नील की शाही पृष्ठभूमि और उसके श्रेष्ठ कौशल से हारा है। नील ने सम्मान के साथ हाथ जोड़े।
वह वास्तव में उस गौरवशाली जीत और प्रतिभावान की उपाधि का हकदार था। तभी दोनों की नजर तीसरे अखाड़े पर खड़े शिवाय पर पड़ी और वे दंग रह गए। अपनी लड़ाई में व्यस्त होने के कारण वे निहाल और वमित के विरुद्ध शिवाय का वह अद्भुत प्रदर्शन नहीं देख पाए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शिवाय ने 4 तलवार ऊर्जाओं में महारत हासिल कर ली है। विश्राम के आधे घंटे के दौरान शिवाय ने अपनी ऊर्जा को फिर से संचित किया। पंच तत्व कोर की प्रचंड शक्ति के कारण उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी, इसलिए यह समय उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। विश्राम समाप्त होते ही शिवाय ने दूसरे अखाड़े के स्वामी अरहान को चुनौती दी। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। अरहान पहले से ही शिवाय से बदला लेने की ताक में था, क्योंकि कुछ दिन पहले शिवाय ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे चुनौती दी। अब मैं इस मुकाबले की आड़ में तुम्हें लहूलुहान कर दूंगा और कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। भाई शिव, कृपया मार्गदर्शन करें, अरहान चिल्लाया और उसकी हथेलियां सुनहरी चमक के साथ स्वर्ण सूर्य हथेली के प्रहार के लिए तैयार हो गईं। शिवाय ने शांति से अपनी तलवार संभाली और एक साथ 4 तलवार ऊर्जाओं का विस्फोट किया। अब जब उसने अपनी पहचान उजागर कर दी थी तो उसे छिपाने का उसका कोई इरादा नहीं था। क्या 4 तलवार ऊर्जाएं? अरहान का चेहरा डर और हैरानी से फड़कने लगा। राजधानी में भी केवल गिने चुने योद्धा ही इस शिखर तक पहुंच पाए थे। अरहान ने देखा कि दर्शक अब उतने हैरान नहीं थे, क्योंकि वे पहले ही यह चमत्कार देख चुके थे। केवल नील ही अवाक रह गया था। उसका मुंह आश्चर्य से खुला था और वह शिवाय को किसी दुर्लभ अजूबे की तरह देख रहा था। शुरुआती झटके के बाद अरहान ने खुद को संभाला। उसे लगा कि भले ही शिवाय के पास 4 ऊर्जाएं हों, पर उसका साधना स्तर तो अभी कम ही है। इसी सोच के साथ वह शिवाय पर टूट पड़ा और दोनों के बीच एक भीषण और खूनी संघर्ष छिड़ गया। अरहान के पास ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर की सर्वोच्च शक्ति है। उनकी पीले रंग की श्रेष्ठ मार्शल आर्ट इस स्तर पर सीखी जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली तकनीकें हैं। इसके अलावा उन्होंने ची की 2 धाराओं का अभ्यास किया है, जिससे वे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में लगभग राजा के समान हैं। दुर्भाग्यवश उनका प्रतिद्वंदी शिवाय था। 4 तलवारों की शक्तियां, एक ही श्रेणी के राजा। अरहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नील का सामना कर रहा हो, सिवाय इसके कि नील अधिक शक्तिशाली था, जबकि शिवाय अन्य पहलुओं में नील से किसी भी तरह से कमतर नहीं था और यहां तक कि मौके पर अनुकूलन क्षमता के मामले में उससे आगे भी था। क्या वह सचमुच 17 साल का लड़का है? प्रतिभा सचमुच डरावनी होती है। तभी अरहान ने प्रतिशोध की अपनी इच्छा को पूरी तरह से त्याग दिया और यहां तक कि महान वैन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बाद अपने छोटे भाई को शिवाय से माफी मांगने के लिए ले जाने का फैसला किया। इस प्रकार इस दुश्मनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, क्योंकि शिवाय की भविष्य की उपलब्धियां अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होंगी, इसलिए उसे पीछे छोड़ना निश्चित है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें उससे अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उसे कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। लगातार लड़ते हुए इस बार शिवाय ने लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लोन वुल्फ ब्लड और अमर दिव्य शास्त्र की बदौलत वह जी भर कर लड़ सका। हालांकि पंच तत्व युआन कोर उसकी युआन शक्ति को तेजी से सोख रहा था, जिससे उसके लिए ज्यादा देर तक टिके रहना असंभव हो गया। अगर उसे डार्क मून ग्रास मिल जाए तो इससे उसका डेंटियन स्पेस कई गुना बढ़ जाएगा। 100 से अधिक चालों के बाद भी दोनों टीमें बराबरी पर थीं। अरहान के मन में यह ख्याल आया, इस आदमी के पीछे 3 गहन स्तर के रसायनज्ञ खड़े हैं। खैर, मैं उससे पहले वालों की तरह उसने भी शिवाय को छोड़ देने का फैसला किया, उस पर एहसान किया और फिर अपने छोटे भाई को माफी मांगने के लिए ले आया। इससे झगड़ा सुलझ जाना चाहिए। भाई शिव के कौशल उत्कृष्ट हैं, मैं हार स्वीकार करता हूं। वह तेजी से पीछे हट गया और आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया। शिवाय की शक्ति कम होती जा रही थी और वह अपने प्रतिद्वंदी को तुरंत हराने के लिए लोन वुल्फ ब्लड का प्रयोग करने ही वाला था कि तभी अप्रत्याशित रूप से अरहान ने पहले ही हार मान ली।
अपने प्रतिद्वंदी द्वारा दिए गए इस सौहार्दपूर्ण संकेत को देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, आप बहुत दयालु हैं। जहां तक संभव हो नरमी बरतनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि उनके और अरहान के बीच कोई ऐसा विवाद नहीं था जिसे सुलझाया ना जा सके। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने फिर से हार मान ली। क्या ऐसा हो सकता है कि शिवाय द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट तकनीकों में से एक तकनीक विशेष रूप से लोगों को हार स्वीकार कराने के लिए बनाई गई हो? हा, अगर तुम में भी शिवाय जैसी प्रतिभा हो और तुम 4 तलवारों की ऊर्जा का अभ्यास करते हो तो मैं भी तुम्हारे सामने हार मान लूंगा। अरे, 4 तलवारों की ऊर्जा को विकसित करना इतना आसान नहीं है। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि शिवाय ने एक और कदम आगे बढ़ाया था और फिर भी उन्हें यह स्वाभाविक भी लगा, क्योंकि यह दृश्य इतनी बार घट चुका था कि वे इसके प्रति उदासीन हो गए थे। सौभाग्यवश शिवाय का अब केवल एक ही प्रतिद्वंदी बचा है। अगर नील फिर से हार मान भी लेता है तो यह केवल एक आश्चर्य की बात होगी। वाह! शिवादित्य ने मुट्ठी कसकर भींच ली। उत्साह से उनके सिर में झुनझुनी दौड़ गई। अपने बेटे की इस उपलब्धि से बढ़कर उन्हें और क्या चाहिए था। 2 महीने पहले जब उनके बेटे ने प्रथम स्थान जीतने की इच्छा जताई थी, तब उन्हें यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे देखो, चैंपियनशिप बस आने ही वाली है। हालांकि वह जानता था कि नील शक्तिशाली था, कि सम्राट की मुट्ठी 4 तलवारों की ऊर्जा के बराबर थी और उसका स्तर शिवाय से कहीं ऊपर था, फिर भी वह महत्वाकांक्षी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या होगा अगर उसका बेटा सचमुच काबिल हो? पहला, यहां तक पहुंचने के बाद हमें निश्चित रूप से नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, अन्यथा हमें जीवन भर इसका पछतावा होगा। अन्य मैदानों में अभी भी मुकाबले चल रहे थे, लेकिन अब कुछ ही लोग उन पर ध्यान दे रहे थे। सभी लोग अंतिम मुकाबले के लिए शिवाय के फिर से ताकतवर होने का इंतजार कर रहे थे। क्या शिवाय चमत्कार करना जारी रख सकता है? इस वर्ष की ग्रेट युआन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में सबसे बड़ा अप्रत्याशित विजेता बन सकता है, जिससे चौथे राजकुमार को अंत में जीत हासिल करने और दूसरे स्थान के खिताब से छुटकारा पाने का मौका मिल सके। शिवाय के पास आराम करने के लिए पर्याप्त समय था, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं था कि उसे आधे घंटे आराम करने के बाद ही चुनौती का सामना करना पड़े। नील को चुनौती देने से पहले उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वापस आना आवश्यक था। हालांकि शिवाय ने अभी तक अपनी चुनौती शुरू नहीं की है, लेकिन किसी ने भी उसे उकसाया नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब शिवाय अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वापस आ जाएगा, तभी वह और चौथा राजकुमार सबसे शानदार युद्ध लड़ सकेंगे। 1 घंटे बाद शिवाय आखिरकार खड़ी हो गई। वे आ गए, सभी ने मन ही मन सोचा और उनकी नसें पल भर में उत्तेजित हो गईं। चौथे राजकुमार, चलो लड़ते हैं। शिवाय पहले अखाड़े में कूद पड़ा और नील को चुनौती दी। भाई शिव, कृपया। नील मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन उसे कोसने की तीव्र इच्छा हुई। चूंकि उससे पहले के लोगों ने शिवाय पर इसलिए नरमी बरती क्योंकि उसके पीछे 3 गहन स्तर के रसायनज खड़े थे, तो क्या उसे भी उस पर नरमी बरतनी चाहिए या नहीं? जाने दो। वह 3 साल से ग्रेट युआन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में प्रथम स्थान जीतने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा डार्क मून ग्रास उसे तुरंत स्प्रिंग ऑफ लाइफ रियल्म में प्रवेश करने में मदद कर सकती है, जिससे उसके कम से कम 2 या 3 साल के कठिन प्रशिक्षण की बचत हो जाएगी। अगर हम पानी नहीं छोड़ते हैं तो बाकी सब लोग पहले ही ऐसा कर चुके हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या यह शिवाय के प्रति अनादर नहीं होगा? अगर कोई और होता तो शायद यह बात मायने न रखती, लेकिन ची योंगिये की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। वह एक प्रसिद्ध शासक बनना चाहता है, और एक प्रसिद्ध शासक स्वाभाविक रूप से गुणी लोगों का सम्मान करता है और हर तरफ से प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। खासकर शिवाय जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से दुश्मनी होना उसके लिए बहुत बुरी बात होगी। क्या आपको लगता है कि नील मुश्किल स्थिति में है? अंत में नील ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। सबसे बुरी स्थिति में वह डार्क मून ग्रास को परिष्कृत करके एक गोली बना लेगा और एक गोली शिवाय को दे देगा। कृपया। शिवाय ने अपनी लंबी तलवार लहराई और 4 तलवार ऊर्जाओं को मुक्त किया।
नील दहाड़ते हुए अपनी सम्राट की मुट्ठी तकनीक को शक्तिशाली और व्यापक गति से इस्तेमाल करने लगा, मानो एक ही मुक्के से उसके सामने का पहाड़ चकनाचूर हो जाए। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसकी मुट्ठी के चारों ओर ऊर्जा की 3 धाराएं कुंडलित थीं। यद्यपि किसी राष्ट्र की शक्ति और भावना को सरल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी यह 4 तलवारों की ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, यह महसूस करते हुए कि नील ने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यही चौथे राजकुमार की असली शक्ति थी। यह तो अविश्वसनीय है। भला कोई कैसे जीत सकता है? जीवन प्रवाह के स्तर का आधा चरण का छी साधना करने वाला साधक भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। धड़ाम 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 जोरदार मुक्कों की बौछार के बीच शिवाय को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इतने जोरदार प्रहार को सहने के बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। सूखी लकड़ी का ढांचा। शिवाय कुछ हैरान रह गया। अगर उसके शरीर से खून नहीं निकलता तो वह लोन वुल्फ ब्लड को कैसे प्रवाहित कर सकता है? वह अचंभित था। आखिरकार अत्यधिक मजबूत रक्षात्मक क्षमता होना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह वास्तव में लोन वुल्फ ब्लड के विपरीत होता है। वह चीखा और अपनी जीभ को जोर से काट लिया। उसके मुंह में कड़वा स्वाद फैल गया और अंत में खून बहने लगा। धमाका। उसके शरीर के भीतर मौजूद चारों मौलिक कोर तुरंत और भी तेज गति से काम करने लगे, जिससे उसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र का 9 स्तर। जितना ऊंचा स्तर होगा, लोन वुल्फ ब्लड से मिलने वाली शक्ति में उतनी ही कम वृद्धि होगी, लेकिन यह पहले से ही पर्याप्त है। शिवाय ने अपनी लोहे की तलवार चलाई और बिजली की गति से तलवार चलाने की तकनीक का पूरा प्रदर्शन किया। क्लैंग 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 क्लैंग, बैंग 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 बैंग, दोनों भयंकर रूप से भिड़ गए, अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करते हुए। हे भगवान, ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है। मैं भी ऊर्जा संग्रहण स्टेज के 9वें स्तर पर हूं, लेकिन अगर मैं होता तो शायद 3 चालों में ही हार जाता। यह बात सच है कि तुलना करना अनुचित है और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह ले लेती है। हम बूढ़े हो रहे हैं। यह युग हमारी पीढ़ी के लोगों का है। कस्बे के कई परिवार प्रमुखों ने आह भरते हुए कहा कि वे 30, 40 और यहां तक कि 50 वर्ष की आयु के हैं और सभी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर अटके हुए हैं, क्योंकि वे इससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा शक्ति को चरम सीमा तक निखारा था, लेकिन इन 2 उभरते सितारों के सामने वे अपनी हीनता स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे।